ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में मोल कंसेप्ट पढ़ा था और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक नया वीडियो डालूंगा और उसमें कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बताऊंगा जिस पे बेस्ड आप मोल कंसेप्ट के सारे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। जो लास्ट वीडियो था उसमें सिर्फ मोल कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था, उसके फॉर्मूले नहीं बताए गए थे, क्योंकि ज़्यादातर आगे जितना भी हम मोल कंसेप्ट पे बेस्ड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उनमें आपको इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले मोल कंसेप्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो है फॉर्मूले इन्वॉल्व इन मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट वेट मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनाते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट क्या था आप सबको पता है। व्हाट इज अ मोल? मोल क्या था? मोल एक यूनिट है किसकी? यूनिट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस which contains as much small entities small entities मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस भी लिख देता हूं, मॉलिक्यूल्स और आयंस, which contains as much small entities as much are present in कितने में याद है? in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मैंने एवोगैड्रो के बारे में कंप्लीट बता दिया था और एक स्टोरी की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया था। तो बताया कि एवोगैड्रो ने क्या बोला, एक मोल वो है जब हम लोग मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास जितना मास लेते हैं, मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास जितना जब मास लेते हैं तो उसको 1 मोल बोला जाता है। और इसमें हमेशा कितना मिलता है? 6.022 इंटू 10⁻23 स्मॉल एंटिटीज, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स ऊपर लिख दिए हैं। और ये हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ये पूरा रिलेशन आपको मैंने याद करवा दिया था और शायद आपको याद भी होगा। तो मैं अगर इस पे थोड़ा सा फोकस करूं तो याद हो आपको एक टर्म मैंने बोली थी, मोलर मास। अब आज आप लोग इस बात पे फोकस करना कि मोलर मास होता क्या है। मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो मास आएगा इज मोलर मास, उसको बोला जाता है मोलर मास। क्लियर है? तो मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो सो इन प्लेस ऑफ मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास it is better to use मोलर मास टर्म। आपको मोलर मास टर्म यूज करनी चाहिए, ना कि एटॉमिक या मोलिकुलर मास, क्योंकि 1 मोल के मास को मोलर मास बोला जाता है। वो एटॉमिक भी हो सकता है, वो मोलिकुलर भी हो सकता है, बट जब हमें कुछ कंफर्म नहीं है, हमें सब्सटेंस तो दे दिया गया पर ये नहीं पता कि वो एटम है कि मॉलिक्यूल है, तो उस केस में हम लोगों को क्या टर्म यूज करनी चाहिए? मोलर मास मस्ट बी यूज्ड। क्लियर है? तो मोलर मास कुछ नहीं, मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास की जनरल टर्म है। तो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को मोलर मास की टाइप्स पता होनी चाहिए। तो मोलर मास इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, या मोलर मास में 3 टाइप के मासेस इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं, मोलर मास includes 3 types of
3 टाइप्स ऑफ मासेस। अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही लिखे थे, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक। तो सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर मास, ये मैं क्लियर करवा चुका हूं। मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल, और दूसरा है एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एटम। क्लियर है? तो एटम के मास को एटॉमिक मास बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के मास को बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है O2, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 32, बट अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका एटॉमिक मास होगा 16। क्लियर है? क्योंकि एटम एक है और मॉलिक्यूल में 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो मैं मॉलिक्यूल भी डिफाइन करवा चुका हूं और एटम भी आपको मैं बता चुका हूं, इसलिए आप इजीली ये बता सकते हो। और तीसरा जो मास है ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा, अब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास तो वेट भी बोल देते हैं, इक्विवेलेंट वेट भी लिखा जाएगा, ज्यादातर जगह मैं इक्विवेलेंट वेट ही लिखूंगा, बट ये है क्या? इक्विवेलेंट मास। तो क्या होता है इक्विवेलेंट मास? मैं मास वेट में डिफरेंस पहले ही बता चुका हूं, बट क्योंकि हम लोग रिलेटिव निकालते हैं एक ही जगह पे, तो वहां पर मास और वेट बराबर है। बट अगर आप प्लेस बदल दें तो मास नहीं बदलेगा, वेट बदलेगा। तो ये आप लोगों को पता है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक इक्विवेलेंट मास ही है। मैंने बताया, एक रिलेशन बता दी, उस रिलेशन के बेस पे मैंने बताया एक मोल के मास को आप जनरल बोलो मोलर मास, ना एटॉमिक मास ना मॉलिक्यूलर मास, और तीसरा है इक्विवेलेंट मास। नाम से ही पता चल रहा होगा ये इक्विवेलेंस का लॉ फॉलो करेगा। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? ये आप लोग ऐसे समझें कि जैसे मेरे पास कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना लेता है CuO। CuO तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना दिया। तो अभी भी ये तो भी नहीं पता होगा, तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Cu2O भी बना सकता है। तो 2 चीजें बना सकता है, याद होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक एटम का मास फिक्स कर दे, दूसरे के हमेशा मास रेशो मल्टीपल आएगी, होल नंबर मल्टीपल आएगी। तो ये हम लोगों को ने देखा कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 टाइप के कंपाउंड बना रहा है। तो क्या दोनों में कॉपर का सेम मास रिएक्ट कर रहा है क्या? तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इक्विवेलेंट मास को प्रपोज किया गया। तो ये कौन सा मास है जो दोनों में सेम रह सकता है? ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट मास क्या है? द पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस बाय मास, पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का वो हिस्सा बाय मास लेना है, वे कर लेना आपने उसको, बाय मास विच can combine or displace directly, या तो डायरेक्टली आप लोगों को वो रिएक्शन दिखेगी या फिर इनडायरेक्टली आप लोगों को वो रिएक्शन नहीं दिखेगी, पर आपको पता है कि ये हो क्या सकता है, अभी बताएंगे। कंबाइन और डिस्प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by mass which can combine, displace or directly or indirectly with किससे? with 1.008 parts of hydrogen by mass or 8 parts of oxygen by mass or 35.5 parts of chlorine by mass or 108 parts of silver by mass. Silver by mass is known as equivalent mass. तो किसी भी सब्सटेंस का वो हिस्सा, उस पूरे सब्सटेंस का वो हिस्सा जो कि बाय मास लेना है, मास में
में लेके चलेंगे, ग्रेविमेट्री बोलते हैं उसको। तो ग्रेविमेट्रिकली किसी सब्सटेंस का वो हिस्सा जो कि 1.008 ग्राम पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, या फिर 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मास को रिप्लेस कर दे, या 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन को रिप्लेस कर दे या कंबाइन कर ले, या 108 पार्ट्स ऑफ सिल्वर को रिप्लेस कर दे, वही हो सकता है। इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। अब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यों पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्यों मोलिकुलर बता दिया, एटॉमिक इक्विवेलेंट की जरूरत क्या पड़ी, अभी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर combines with oxygen to produce CuO and Cu2O। ठीक है जी, ये बना रहे। अब देखो कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 ग्राम, 63.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ कॉपर कंबाइन विद कितने से कर रहा है भाई, ऑक्सीजन कितना विद 16 ग्राम या 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, इसी से कंबाइन कर रहा है ये कॉपर ऑक्सीजन से इन CuO के अंदर। कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 और ऑक्सीजन का है 16। तो क्या 63.5 इसका एटॉमिक मास है कि नहीं, कि भाई एक एटम का मास लिया है तो दैट इज एन एटॉमिक मास, पर क्या ये इक्विवेलेंट मास भी है तो नहीं। यहां से देखो ऑक्सीजन का कितना पार्ट आना चाहिए, इट शुड बी 8, और यहां पे कितना है 16। तो 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कितने से 63.5 पार्ट्स ऑफ कॉपर। ओके, तो 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 63.5 बाय 16 करवाना कितने से है 8 से। 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 8 टू प्रोड्यूस 63.5 बाय 16 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा 6, 1 और लगभग 7 और 5, 31.75। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, जो कॉपर का वो है मास जो के 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तो वो कितना 31.75। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन CuO इज इक्वल टू 31.75 यूनिट्स। इतना आ गया इक्विवेलेंट वेट, या इक्विवेलेंट मास लिख रहा हूं तो मास ही लिख देता हूं। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना आ गया 31.75। समझ में आ रहा है, ये वो मास है जो कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। एक बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बताऊंगा ताकि आपको क्लियर होता चला जाए। तो जी चलते हैं आगे। और एग्जांपल क्या है इन Cu2O। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इन Cu2O। तो Cu2 कितना हो गया 2 गुना 63.5 पार्ट्स कंबाइन करते हैं कितने से ऑक्सीजन का, तो एक ही एटम में 16 पार्ट्स, तो 2 गुना, तो ये 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इन Cu2O, तो दिस इज कॉल्ड क्यूप्रस ऑक्साइड। 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कितने से 2 गुना 63.5, तो एक कितने से करेगा 1 गुना 63.5 सॉरी 2 गुना 63.5 बटा 16, और 8 कितने से करेगा 2 इंटू 63.5, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 63.5। तो कितना इक्विवेलेंट मास हो गया कॉपर इन Cu2O, जितना इसका मोलिकुलर मास था, जितना इसका एटॉमिक मास था, और वो कितना है 63.5। तो 63.5 ही इसका एटॉमिक मास था और इक्विवेलेंट वेट भी हो गया। तो आप कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट मास को, इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए आप उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बता सकते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O ले लो। इन H2O नाउ कैन यू फाइंड आउट के व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा। अब आपको पता है, मैं जानबूझ के अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से बताओगे
तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद कितने से, कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑक्सीजन या 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा कितने से, 16/2, दैट इज इक्वल टू 8। याद रहे हाइड्रोजन के कितने पार्ट लेने हमने, 1.008, दैट इज अराउंड 1। तो 1 ग्राम ही हाइड्रोजन लेना था, 2 से नहीं निकालना हमने, 1 से ही करना था। तो 1 से कितना करेगा, 8 करेगा। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना है, 8। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 8 ही लिखा है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। मेरे हिसाब से इसमें कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और भी है, कितना भी ले सकते हैं आप लोग, कोई भी एग्जांपल ले लें, लाइक और क्या ले सकते हैं, NaCl का ले लो, NaCl ले लो, NaCl ले लिया। अब हमें सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंबाइंस विद कितने से कंबाइन करता है, कंबाइंस विद कितने से कर रहा है भाई, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, 35.5। अब कितने से करना चाहिए, क्लोरीन का 35.5 पार्ट ही है, तो 35.5 से ही कर रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया सोडियम का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23। तो इसके एटॉमिक मास के बराबर ही आ गया। आ रहा है समझ में, मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर रहा हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, AlCl3, यहां से समझा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं क्या, AlCl3 बताओ, AlCl3 एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइंस विद कितने से, कंबाइंस विद 35.5 नहीं है, 3 गुना 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इतने से ही कर रहा है, बट क्लोरीन का तो 35.5 से ही कंबाइन करना चाहिए। तो 3 गुना 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद कितने से, कंबाइंस विद कितने से कंबाइन कर रहा है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम से। तो 1 ग्राम ऑफ इट विल कंबाइन 27/3 गुना 35.5, बट क्लोरीन आते ही हमें सिर्फ कितना लेना है, 35.5। तो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद कितने से, 27/3 गुना 35.5 इंटू 35.5, कैंसल आउट हो गया एंड यू विल गेट 9। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट है इज 9। ओके, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें। CuCl2 में व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बताना आप लोगों ने। ठीक है, तो मुझे पता हो जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके आंसर डाल दें, आई विल टेल यू कि आप लोग करेक्ट हैं कि इनकरेक्ट हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस इज अबाउट द इक्विवेलेंट मास। लेकिन इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा डायरेक्टली, क्या हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा? तो ऐसे नहीं करेंगे, तो फॉर्मूले इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास में क्या क्या फार्मूले यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो क्या करना है, इन केस ऑफ अलग अलग केसेस बताता चलता हूं मैं। देखो, इसकी बहुत डिटेल में स्टडी आपको इक्विवेलेंट वेट की, जो कि जेई एडवांस के पार्ट से करवानी है, वो मैं आप लोगों को एनालिटिकल केमिस्ट्री में बताऊंगा। जब एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको इक्विवेलेंट वेट को मेजर करने के सारे मेथड्स बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपको, क्योंकि केमिस्ट्री का अभी बहुत बेसिक्स आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, मैं बस कुछ कुछ पार्ट आपको बता रहा हूं। जैसे रिडॉक्स रिएक्शंस में आएगा वहां भी मैं इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको बताऊंगा। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि तब तक हमारा मैक्सिमम पार्ट हो चुका होगा, तो वहां पे मैं आपको
पूरा डीप में बता दूंगा, ताकि जेई एडवांस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इजीली आप वो सॉल्व कर पाए। तो अभी के लिए थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेते चलो। इन केस ऑफ एटम्स, अगर एटम्स हैं, एटम्स की अगर आपने इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी, डिवाइडेड बाय द वैलेंसी। कैसे ये फार्मूला है अभी वहां से सॉल्व नहीं कर रही। एटॉमिक मास बाय द वैलेंसी, वैलेंसी यू नो, वैलेंसी इज the tendency of an atom to lose or gain electron, tendency of an atom to lose or gain electrons, कितने इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन कर सकता है, दैट इज वैलेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हमने निकालना है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27। अब आप लोगों को इतना का आइडिया होना चाहिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही ना आता हो। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो कॉन्फ़िगरेशन आप लोग 283 कर सकते हो। तो हर एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है अपने वैलेंस शेल में? 3। तो ये 3 कब आएंगे? जब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है अपने वैलेंस शेल में? 8, ऑक्टेट रूल। तो 8 चाहता है, तो ये 8 कब आएंगे? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, तो कितने वैलेंसी होगी? 3। तो कितना इक्विवेलेंट वेट आ गया? 9। आया समझ में? आप लोग ऑक्सीजन का निकालें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेना है आपको, मोलिकुलर मास में नहीं जाना। 16 डिवाइडेड बाय वैलेंसी देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो दिस इज 26। कितने चाहिए इसको? 8। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले तो क्या हो जाएगी? 8 नहीं हो जाएगा क्या? आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कब दिए जाते हैं, कब लिए जाते हैं? अगर 4 से ज्यादा है वैलेंस शेल में तो वो लेता है, और अगर 4 से कम है तो वो दे सकता है। तो जैसे कि 4 से कम थे 3 तो ये दे सकता था, इसमें 4 से ज्यादा है 6 तो ये 2 ले सकता है। तो कितना हो जाएगा? बाय 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना लिया? 8। ठीक है, क्लोरीन का देख लें, क्लोरीन का निकाल के देखो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास है 35.5। अब वैलेंसी की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो 287। तो कितने ले सकता है ये? 1। ये 3 लूज कर सकता था 1, तो वैलेंसी आ गई 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 35.5। क्लियर है? मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया कि अगर वैलेंसी हो, एटॉमिक मास दे रखा हो, तो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी आप लोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट इट। इन केस ऑफ आयंस, अगर आयंस हैं तो इन केस ऑफ आयंस, आयंस के केस में आपको क्या करना है? क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे आप लोग उसका? अब आयन अगर है तो इसको तो आप आयन बोलेंगे ना, इसको ना तो एटम बोल सकते ना मॉलिक्यूल बोल सकते। तो इसका मास क्या बोला जाएगा? सोचो, अगर ये आयन है तो आयनिक स्पीसीज जो होती हैं उनका मास कभी भी ना तो एटॉमिक मास होता ना मॉलिक्यूलर मास होता, क्योंकि मॉलिक्यूल तो है नहीं। तो उनके मास को क्या बताया था मैंने? क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। उसका फॉर्मूला मास ले लें, ठीक है, और कितने से डिवाइड कर दें? उसके ऊपर चार्ज कितना है, तो उस चार्ज से उसको डिवाइड कर दें, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आप लोग एक एग्जांपल से समझ लें। जैसे मेरे पास है लेट आई एम हैविंग दिस Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है। तो अब इसका क्या लेंगे आप लोग? मास लें, मास ले ले, फॉर्मूला मास मैं बता चुका हूं। फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, जैसा आप लोगों ने उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है वही मास लेते हैं।
ठीक है, नाम बदल गया है बस। तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला मास, दैट इज 63.5 और इस पे +2 चार्ज है तो डिवाइड कर दो 2 से, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया है ये 63.5/2। तो कितना आ जाएगा ये 2 3 जा 6 175। तो ये इक्विवेलेंट वेट है, आप लोग पीछे भी निकाल चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट का ही लिखते हैं CO3 2 नेगेटिव, यही कार्बोनेट। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई 12। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 3 48 बटा क्या करना है चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है 2, तो कितना हो गया 48 और 2 50 और 10 60 बटा 2 दैट इज इक्वल टू 30। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 30। क्लियर है? मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर पा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आयंस के केस में आपको ये निकालना है ऐसे। तो फॉर्मूला मास क्यों बोला गया मैंने बता दिया, ये इसलिए कंसेप्ट है, इसलिए आप लोगों को जानना चाहिए, हर चीज जाननी चाहिए, इवन किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। इन केस ऑफ एसिड्स ये भी थोड़ा सा एडवांस ही कह सकते हो, बट एसिड बेसिस आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े हैं, इसलिए मैं एसिड्स की बात करूंगा। एसिड्स विच कैन लूज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, विच कैन लूज H पॉजिटिव आयन, विच कैन लूज H पॉजिटिव आयन आर एसिड्स, उनको बोलते हैं एसिड्स। एसिड्स की टर्म होती है बेसिसिटी, एक बेसिसिटी। तो नंबर ऑफ अब ये टर्म हो सकता है आप लोगों में से किसी को ना पता हो, आयनाइजेबल प्रोटॉन्स इन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बेसिसिटी। नंबर ऑफ आयनाइजेबल प्रोटॉन्स, कितने आयनाइजेबल प्रोटॉन्स हैं, दैट इज नोन एज बेसिसिटी। आयनाइजेबल, अब इसमें दो वर्ड हैं, आयनाइज और एबल। एबल मतलब एबिलिटी, आयनाइज आयंस बनाने की एबिलिटी। तो कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सबको पता है फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। देखो इस चीज पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं कि ये बच्चों को ना आता हो, मैं मैक्सिमम पॉइंट्स पे फोकस करता हूं कि मुझे लगता है कि ये नहीं पता होगा तो मैं हर वो टर्म एक्सप्लेन करता हूं, बट ये इतनी छोटी चीजें हैं, अगर ये नहीं आती हैं तो इट इज बेटर टू लीव साइंस स्ट्रीम, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 प्रोटॉन लूज कर सकता है ये, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन आयन हैं, तो इट कैन लूज कितने 2H पॉजिटिव। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी 2, तो ये बेसिसिटी 2 होगी। HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैन लूज 1 प्रोटॉन, तो इट्स बेसिसिटी इज 1। ओके, अब मैं ले लूं H3PO4, ये नहीं पता होगा बच्चों को, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, और इसकी इट कैन लूज 3 प्रोटॉन, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझाएंगे आगे जब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस आपको जेई एडवांस में पढ़ाई जाएंगे। फॉस्फोरिक एसिड 3 प्रोटॉन, तो इसकी बेसिसिटी आ गई 3। तो आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे एसिड्स का, इक्विवेलेंट वेट या मास ऑफ एसिड्स का इक्विवेलेंट मास आएगा उनका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय दी बेसिसिटी से डिवाइड करना, यहां चार्ज वार्ज से कोई लेना देना नहीं है। मोलिकुलर मास लिखा है ऊपर, याद रहे, क्योंकि ये मोलिक्यूल फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो जैसे कि हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। मोलिकुलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 एटम है, तो 1 × 2, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है और 4 एटम है बाय 4, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। व्हाट इज इट्स बेसिसिटी, तो इट कैन लूज 2 प्रोटॉन्स, तो बाय 2, तो ये है 98/2, दैट इज इक्वल टू 49।
अब अगर आपको कहा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का, तो 1 × 3 + 31 + 4 × 16 बाय कितना करूं भाई, कितनी बेसिसिटी है 3, निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl का बताओ तो हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का भी किया था 35.5 बाय कितने से करोगे, इसकी बेसिसिटी इज 1, तो इट विल बी 36.5, तो इसका मोलिकुलर मास ही इसकी बेस इक्विवेलेंट वेट है। ओके, नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ बेसिस। बेसिस के केस में कैसे करेंगे, तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं विच कैन लूज OH आयन, इनको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयंस आर बेसिस, दे आर दी बेसिस। तो बेस के केस में क्या हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड दी एसिडिटी। एसिडिटी, तुम्हें बड़ा अचंभा हो रहा होगा कि सर बेस में बेसिसिटी क्यों नहीं हुई और एसिड में एसिडिटी क्यों नहीं हुई, उल्टा क्यों है। मैं इसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जब प्रोटॉन आएंगे या एसिड आएगा तो दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग दी बेसिक नेचर, वो प्रोटॉन बेस को अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसको बेसिसिटी नाम दिया गया है, ठीक है। और बेस एसिड्स की रिलीज में हेल्प करता है, इसीलिए उसको एसिडिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अपोजिट प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, अपोजिट प्रोसेस को, तो इसीलिए इनका नाम उल्टा लिखा गया है। तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH आयन in base is known as acidity, is known as acidity. For example, like calcium hydroxide, CaOH whole twice, calcium hydroxide लिख दूं यहाँ पे, calcium hydroxide कितना रिलीज कर सकता है, can release कितना भाई 2OH आयन, 2 हाइड्रोक्सिल आयन। तो अब इसकी एसिडिटी कितनी होगी, its acidity is equal to 2 NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन रिलीज 1 OH आयन, तो इसलिए इसकी एसिडिटी 1 NaOH। AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन रिलीज कितना 3 OH आयन, तो इसलिए इसकी एसिडिटी 3। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर हो जाएगा ऑफ बेसिस, basis is equal to molecular mass divided by the acidity, by the acidity। जैसे इक्विवेलेंट वेट मास ऑफ इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, कैल्शियम का 40 होता है, 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का एक 17, तो 17 × 2, क्योंकि 2 टाइम है ना ब्रैकेट में, क्योंकि OH का ट्वाइस है। हाँ, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर ऐसे लिख के 2 या 3 लिख दिया जाए, इसका मतलब जितने भी एटम्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो 2-2 बार है, ठीक है। तो ये 2-2 बार है, OH होल ट्वाइस, तो ये 16 और एक 17 × 2, तो ये आ गया कितना 74, 34 और 40 74 बाय 2 इट इज 37, इसकी एसिडिटी इज 2, ठीक है। इसी तरीके से क्या ले सकते हो, AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आपको पता है 27, ये 17 तिया 51, 17 × 3 दैट इज 51, तो इसको ऐड करके निकाल सकते हो 51 + 27 इट विल बी 78 डिवाइडेड बाय 3, निकाल लेना, तो ये कितना आ गया 26। ओके, अब इसी तरीके से NaOH है, NaOH में कितना हो जाएगा, दिस इज 23 + 17 सो दैट इज 40, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 40। क्लियर है, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया, जानबूझ के एग्जांपल्स ज़्यादा लिए ताकि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाए। तो ये है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आप लोग अगर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आप लोग खुद रियलाइज करोगे कि इक्विवेलेंट वेट में अगर एटॉमिक मास हो जाए तो वैलेंसी से डिवाइड करते हैं और मोलिकुलर मास हो जाए तो चार्ज से डिवाइड करते हैं। यहां भी वही चार्ज ही चल रहा है, चार्ज ही चल रहा है। जैसे कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज था,
अभी धीरे धीरे पता चलेगा, मैं इसलिए कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आप लोगों को। अभी भी मैं ये कहूंगा कि आप लोग एटॉमिक मास बाय वैलेंसी और मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी या बेसिसिटी ज्यादातर ये याद रखें, क्योंकि आगे वाले सेक्शन में मैं ये यूज करूंगा। ठीक है, तो बस और ज्यादा कुछ नहीं, कोशिश करता जाऊंगा कि सारी बातें आपको एक्सप्लेन मैं वहां भी कर दूं। ओके, फॉर्मूले इन्वॉल्व थे, तो यहां से मेरे पास मोलर मास के का जो कंसेप्ट था मैंने वो क्लियर कर दिया। मोलर मास के 3 टाइप के मासेस हैं। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास था मास ऑफ 1 मोल, एक किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास। इसको एटॉमिक मास भी कह सकते थे, इसको मोलिकुलर मास भी कह सकते हैं, और इसको इक्विवेलेंट मास भी कह सकते हो। तो ये तीनों के तीनों बोले जा सकते हैं। दिस इज ऑफ एटम, ये एटम के केस में लिया जाता है। दिस इज केस ऑफ मोलिक्यूल्स के केस में लिया जा सकता है। और ये रिप्लेस, विच कैन रिप्लेस और कंबाइन विद किस से? कंबाइन विद 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन या 108 बाय पार्ट्स ऑफ सिल्वर। ये हैं। आप लोगों को ज्यादातर अगर एक को पकड़ लो बस उसी से बना सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए बेटर क्या ऑक्सीजन को पकड़ के रखो। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट हर एक से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप लोग आंसर निकाल पाओगे। तो ये है भाई हमारे पास। अब आता है मोलर मास का फार्मूला। अब मैं फार्मूला, मेरा जो टॉपिक था फॉर्मूले इन्वॉल्वड इन मोल कंसेप्ट, ये है आज का टॉपिक। ये मैंने मोलर मास से स्टार्ट किया था, अब मैं फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। आप सबको पता है 1 मोल का मास किसके बराबर होगा? मोलर मास के, मोलर मास के। ठीक है, ये एटॉमिक, मोलिकुलर या इक्विवेलेंट मास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास मोलर मास ना दे रखा हो, कोई और मास दे रखा हो, तो कैसे निकालूंगा? तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 मोल, दैट इज इक्वल टू मोलर मास। अच्छा, MoLe और MoL में क्या डिफरेंस है? आप लोग देखेंगे कि मैं कई जगह तो MoLe लिख रहा हूं और कई जगह पे MoL लिख रहा हूं। याद रहे, जब मोल एक कंसेप्ट की फॉर्म में पढ़ा जाता है तो MoLe लिखते हैं, जब एक कंसेप्ट, एक डेफिनेशन आएगी। लेकिन जब एज ए यूनिट यूज करोगे तो यू विल यूज MoL। सो दिस इज 1 मोल। नाउ दिस इज द यूनिट ऑफ 1, एक की यूनिट है 1 मोल, और ये किसके बराबर है? मोलर मास। आप लोगों को कोई कह दे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास, दैट इज x ग्राम। गिवन मास है x ग्राम, इसमें आपको मोल्स निकालने हैं। ठीक है, मोल्स में तो ये तो प्लूरल हो गया ना, इसलिए आपको MoLes ही लिखना पड़ेगा। बट अदरवाइज whenever you will use it as a unit, you will use MoL, mole, but when you are using it as a concept तो MoLe लिखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह पे, अब मोल कंसेप्ट तो मैं बता ही चुका हूं, मैक्सिमम जगह पे MoLe लिखूंगा। तो भाई मोलर मास अगर हमारे पास होता तो कितने मोल आते? इज इक्वल टू 1 मोल। अगर मोलर मास है 1 ग्राम होता तो कितना होता? दिस इज इक्वल टू 1 बाय मोलर मास, जितने मोल्स आते। और अगर मेरे पास x ग्राम है तो कितने मोल्स आ जाएंगे? x बाय मोलिकुलर या मोलर मास, नॉट मोलिकुलर, इट इज मोलर मास। ठीक है जी, तो x बाय दिस मच मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो गए? बड़ा आसान है याद रखना, x क्या था? गिवन मास। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो उस मास से डिवाइडेड बाय द मोलर मास, डिवाइडेड बाय द मोलर मास। This is the method to calculate the number of moles given mass by the molar mass. Clear है?
तो जो मास दिया हुआ हो उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल कई उठेंगे कि सर मोलर मास क्या ले, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या इक्विवेलेंट। तो यहां पर अब आपको स्पेसिफाई होना है। यही बताने के लिए मैंने ये पूरा टॉपिक करवाया था, और क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजें क्लियर कर चुका हूं इसलिए मेरे लिए मुश्किल आएगी नहीं। तो इफ मोलर मास is calculated in gram atomic mass, अगर ग्राम एटॉमिक मास में आपने कैलकुलेट किया है, मतलब एटॉमिक मास लिया है, मोलर मास इज एटॉमिक मास, then mole term is replaced by मोल टर्म को किससे रिप्लेस करना है? याद होगा जब ग्राम एटॉमिक मास बोला था तो ग्राम एटम्स बाय द ग्राम एटम्स, किससे रिप्लेस करेंगे? ग्राम एटम्स से। तो अगर आपको ग्राम एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम को स्मॉल g से दिखाते हैं, ग्राम एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द atomic mass, this is the formula। आप लोगों को बता दूं कि आपको 90%, 100 में से 90 मोल ही यूज करना है, और आप देख लें कि वो एटम है कि मॉलिक्यूल है, उस हिसाब से आप यहां पे मास ले लें, ठीक है। पर अगर 10% चांस ये है कि जब एग्जामिनर आपके कंसेप्ट की नॉलेज जानना चाहेगा तो वो ये टर्म्स यूज करना शुरू कर देता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो ग्राम एटम्स क्या थे मैं बता चुका हूं, जब मास एटॉमिक मास के बराबर और वो भी ग्राम में, तो वही चीज ग्राम एटम्स हो जाती है। जब मास एटॉमिक मास के बराबर हो और ग्राम में हो तो वो ग्राम एटम्स ही होते हैं। वही चीज है, अगर ग्राम एटम 1 हो गया तो मास किसके बराबर हो गया? एटॉमिक मास के बराबर हो गया, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। एंड इफ मोलर मास इज कैलकुलेटेड इन ग्राम मोलिकुलर मास, किस में यूज किया गया है? ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। तो क्या होगा? देन मोल टर्म इज रिप्लेस्ड बाय, सोचो क्या होगी? आप लोग इजीली बता दोगे कि सर ग्राम मोलिक्यूल्स लिख दो, अब क्या है? तो फिर अब फार्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। अच्छा, सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसकी प्रैक्टिस खूब करना, अदरवाइज तुम्हें अब तो लगेगा कि तो आ गया समझ में, कुछ नहीं है, बट जब इसको अप्लाई करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये तो दोनों चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, अभी और डिटेल में करेंगे जब जैसे हमारे पास अगला कंसेप्ट आ जाएगा। इफ मोलर मास इज कैलकुलेटेड इन ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास या सिंपली इक्विवेलेंट वेट, देन मोल टर्म इज रिप्लेस्ड बाय, सोचो क्या होगा? आप लोग बता देंगे सर ग्राम के आगे इक्विवेलेंट लगाना और तो कुछ बदलना ही नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब देखो इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूं, बस यही है फॉर्मूले जो इन्वॉल्व है मोल कंसेप्ट में। आप मोल निकाल लें, मोल निकालने के बाद अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मैंने सारी बातें बताई दी। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो आप क्या क्या कर सकते हो? मोल्स ही किसके बराबर हैं? एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास इसके बराबर है जी। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये मोल्स है, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ मोल नहीं, आप इसको क्या कहेंगे? 1 मोल, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, और यही कितने मोलिक्यूल्स कंटेन करेगा? 10 की पावर 23 स्मॉल एंटिटीज लिख देता हूं, पहले बहुत बार लिखा जा चुका है।
और 22.4 लीटर है एसटीपी। बस ये चीजें हैं। आपको एक चीज पता चल जाए, सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये 1 मोल ही है, ये तीनों के तीनों। आप इजीली अब 1 मोल आ जाए तो मोल्स आ जाए तो आप इजीली एटम्स, मोलिक्यूल्स, मास, मोलिकुलर मास, वॉल्यूम सब निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो ये आ गया अब हमारे पास फॉर्मूले। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम molecules and gram equivalents in 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 8 ग्राम में आपको ग्राम एटम्स, ग्राम मोलिक्यूल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने। ठीक है, ग्राम एटम्स, ग्राम मोलिक्यूल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स। मैं बार बार कह रहा हूं 90% ये नहीं आते हैं। ये तब आते हैं जब एग्जामिनर एक अच्छा पेपर सेट करता है और वो चाहता है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। अदरवाइज आपको नंबर ऑफ मोल्स ही आएंगे। तो आप लोग अपनी दिमाग से लगा लेना, यहाँ पे मोलिकुलर मास लिखूं कि एटॉमिक मास लिखूं कि इक्विवेलेंट वेट लिखूं, वो अब आप लोगों के ऊपर है। मैक्सिमम जगह पे टर्म ग्राम इक्विवेलेंट ही यूज होती है, समझ गए? क्योंकि वो असल में एक एटम का मास बताएगी जो किसी भी दूसरे स्पीसीज जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है। ओके, नाउ लेट अस सी। तो ग्राम एटम्स निकालें। गिवन मास क्या दिया हुआ है इसमें? 8 ग्राम। गिवन मास इज इक्वल टू, इतने में निकालना ना, गिवन मास इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो यहां पर रखते हैं ग्राम एटम्स, 8 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। बोलो जी, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास है 32। क्लियर है? तो यहां से एटॉमिक मास आ गया 16। तो कितने आ गए? ग्राम एटम्स इज 1/2। ग्राम मोलिक्यूल्स निकालो। गिवन मास है 8, मोलिकुलर मास है कितना? 32। सो दैट इज इक्वल टू 1/4 आ गया। अब आ जाओ अगला। गिवन मास इज 8 बट व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट? जो स्टूडेंट्स की अच्छी मेमोरी है उनको तो याद होगा ही, बट जिनको नहीं याद है और जो बहुत कंसेप्ट पे जाते हैं उनको मैं बता दूं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला गया था। एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी। एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास कितना है भाई ऑक्सीजन का? 16, और वैलेंसी याद है 8 2 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, तो बाय 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट है 8। तो कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट इज 8, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो चेक कर सकते हो, ग्राम एटम्स 8 ग्राम ऑक्सीजन में 1/2 है, ग्राम मोलिक्यूल्स 1/4 है, और ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? और एक एग्जांपल से देखते हैं। मेरे हिसाब से ग्राम एटम्स, ग्राम मोलिक्यूल्स मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग ऐसे निकाल लें, जितना कर पाओ उतना करना, अदरवाइज धीरे धीरे आता जाएगा सारी बातें। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम CO2। 22 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोल्स निकालो जी। तो आपको गिवन मास कितना है? मास गिवन इज 22 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला है गिवन मास बाय दी मोलर मास। अब क्योंकि यहां पे ये मोलिक्यूल है तो मैं डायरेक्ट मोलर मास ना लिख के मोलिकुलर मास लिख देता हूं। ठीक है, तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास तो 22 है और मोलिकुलर मास 44 होता है, तो दैट इज 1/2। अब आपको वो रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अब वो कहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 22 ग्राम CO2। 22 ग्राम CO2 में मोलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना, आपका पहला काम है मोल्स निकालने का। पहला काम मोल्स का फार्मूला बताया, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास 22/44। कैसे आया इसका मोलिकुलर मास? 12 कार्बन का है, ऑक्सीजन का 16, एक एटम का 2 का 16 × 2 + 12 इट विल बी 44।
तो 44 आ गया, 22/44 दैट इज 1/2, तो 1/2 आ गए। अभी मैंने एक रिलेशन लिखी थी, 1 मोल में हमेशा कितने मोलिक्यूल्स आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स इतना ही होंगे। तो हाफ मोल में कितने होंगे, 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, दैट्स इट। आ गया क्या नहीं आ गया? आप मोल निकालो, मोल से मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ CO2। CO2 के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स निकालो। अब तुम लोगों के दिमाग में चलेगा, सर यहां तो मोल दे ही दिए, क्या मोल का फार्मूला लगाना है क्या यहाँ पे? तो आप कहोगे नहीं सर नहीं लगाना। तो इसमें क्या करना था, 1 मोल में हमें पता है कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। पर ये कब होते, जब ये CO2 एक एटम होता। पर CO2 इज अ मॉलिक्यूल, आप सबको पता है CO2 मॉलिक्यूल है। तो इसमें कितने एटम्स हैं, 1 मोल में 2 और 1 3, तो 3 से गुना कर दो। क्लियर है? तो कितने एटम्स आ गए, 3 इंटू दिस वन। क्लियर? इन केस ऑफ मोलिक्यूल्स यूज्ड टू मेजर दी नोट है ये, ठीक है, आप लोग भी नोट कर लेना। इन केस ऑफ मोलिक्यूल्स यूज्ड टू मेजर दी नंबर ऑफ एटम्स, देन always multiply the number of atoms, always multiply the Avogadro number, Na से बता दें, आपको याद होगा Na Avogadro number with number of atoms in molecule, मोलिक्यूल में कितने एटम हैं उतने से एवोगैड्रो नंबर को गुना करना है। क्लियर है? ये है आप लोगों का एक सिंपल सा मेथड। और बताते हैं, और एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 34 ग्राम अमोनिया। 34 ग्राम अमोनिया में आपको मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास है 34 डिवाइडेड बाय मोलिक्यूल है, तो मोलिकुलर मास 14 प्लस 3 इट विल बी 17। तो कितने आगे मोल्स, 2 आगे। ठीक है, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट the volume of ammonia at STP. Calculate the volume of 34 ग्राम अमोनिया at STP. STP पे अमोनिया का वॉल्यूम बताना है, 34 ग्राम अमोनिया का STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो यहाँ पर ग्राम में पहला काम क्या करेंगे, अगर फार्मूले यूज करते हैं तो मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल, गिवन मास 34, मोलिकुलर मास 17, तो 2 आ गया। अब वो रिलेशन लगा देंगे, 1 मोल ऑफ अमोनिया ऑक्यूपाइज कितना, 22.4 लीटर एट STP। यही रिलेशन था ना भाई, 1 मोल हमेशा इसके बराबर है। कितने मोल आ रहे हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया, कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 2 लीटर एट STP। तो ये आंसर आ गया जी। क्लियर है? पहले मोल्स निकाल ले, मोल्स के बाद जो भी क्वेश्चन वो दे, जो भी पूछना वो चाहे, वो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया। आप लोगों से मेरा सवाल है अब दोबारा से, व्हाट इज द कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन 12 में आपको एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है जी,
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 12 है और इसका एटॉमिक मास भी 12 है, तो 1। एक मोल में, क्योंकि ये एटम था तो एटॉमिक मास ले लिया हमने, तो मोल्स ही बोला मैंने। ये ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये बहुत स्पेसिफाइड टर्म्स हैं, बहुत स्पेसिफाइड। ओके, आप सबको पता है एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर? एक मोल में 12 ग्राम एक मोल के बराबर है, और एक मोल में कितने एटम्स हैं? इतने। अब मेरा सवाल है आप लोगों से कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन? तो आप कहोगे 12 ग्राम कार्बन में सर इतने एटम्स हैं, तो 12 क्या था? आप कहोगे सर एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम। तो अभी मैं बता दूं कि एक एटम का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर नहीं होता है। समझ रहे हो? यहां पर अगर आप लोगों को मैं कहूं कि ये है एटॉमिक मास, किसके बराबर आया? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर है। तो एक एटम का मास कितना होगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, और ये वैल्यू कितनी आई थी? एटॉमिक मास इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। याद है? और यही क्या बोला गया था? दिस इज इक्वल टू 1 AMU, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। आप लोग इजीली निकाल सकते हैं 1 बाय दिस 1। तो एटॉमिक मास के आगे हम लोग AMU लिखते थे। मैंने बोला था कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास है, लेकिन वो रिलेटिव था, दैट इज रिलेटिव। वो उसका एक एटम, कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 12 गुना भारी है। अब ये रिलेटिव है, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एटम्स सेम लिए हैं, तो वो तो एटम्स कैंसिल हो गए। लेकिन जब हम लोग किसी भी सैंपल का मास उसके एटॉमिक मास जितना लेंगे, मतलब कार्बन का डब्बा भर के आ गया है, तो कार्बन 12 ग्राम ले लिया, तो 12 ग्राम कार्बन उसके एक एटम का मास नहीं है। उस 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं? इतने एटम्स हैं। क्लियर है? तो इतने एटम्स का मास इज इक्वल टू द एटॉमिक मास। इतने मॉलिक्यूल्स का मास इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। मैं जो पीछे वाली टर्म थी मैंने वहां पे, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट वहां भी बता दिया था, अब मैंने यहां भी बता दिया। होपफुली आपको अभी भी और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर मेरे पास हैं कितने रुपए? मेरे पास रुपए हैं 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज, इतने रुपीज। ठीक है, मैं हर सेकंड में मैं कितने एक्सपेंड कर रहा हूं? एक्सपेंडिचर है मेरा, एक्सपेंडिचर है 1 लाख इन सेकंड। एक सेकंड में 1 लाख खर्च देता हूं। ठीक है, 1 लाख कितने में खर्च देता हूं? 1 सेकंड में। तो तुम लोगों से अगर मैं पूछूं कि ये जो अमाउंट है ये मैं कितने सालों में खर्च पाऊंगा? मैं हर सेकंड 1 लाख रुपए खर्च रहा हूं, और मैं अब तुमसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मुझे इतने रुपए हों जितने एवोगैड्रो नंबर है, तो कितने साल लगेंगे? तो पहले तो जान लें कि मैं 1 साल में कितने खर्च पाऊंगा। 1 साल में, पहले तो 1 दिन में जानते हैं, अब 1 सेकंड है तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 घंटे में कितनी? 1 आवर में 60 इंटू 60, इतनी सेकंड्स हो जाएंगी। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 1 घंटे में। और 24 घंटे में कितने हो जाएंगे? 24 घंटे में 24 गुना 60 गुना 60, यही हो जाएगा ना भाई। 1 मिनट 1 घंटे में कितनी सेकंड्स हो जाएंगी? 3600 सेकंड्स हो जाएंगी। तो 24 घंटे में कितने हो गए? 24 गुना 60 गुना 60,
तो एक दिन में मैं कितने खर्च पाऊंगा? इन अ डे एक्सपेंडिचर कितना हो गया? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना हो गया? दैट इज 10 की पावर 5 गुना 24 गुना 60 गुना 60। यही हो गया कि नहीं हो गया? अब एक साल में कितना होता है? इन 365 डेज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 गुना 24 गुना 60 गुना 60 गुना 365। यही आ गया कि नहीं आ गया? तो एक साल में मैं इतने खर्चूंगा, ठीक है, मुझे साल ही निकालने हैं, तो मैं इतने रुपीस खर्चता हूं कितने में? तो 10 की पावर 5 गुना 24 गुना 3600 गुना 10 की 365 रुपीस get expenditured is equal to कितना हो गया भाई? इन 1 ईयर, एक साल में। तो 1 रुपया मैं कितने साल में खर्चता था भाई? 10 की पावर 5 इंटू, देखो एक बार थोड़ा सा मैं आइडिया ले लूँ, रफ सा आइडिया बता दूं ताकि इसको 36 कर दें। ये भी 36 है, ये 24 है, तो इनको मल्टीप्लाई करें 30 30 30, ठीक है, तो 3 जीरो लगा देंगे और 2 जीरो ये है, तो 10 की पावर 10 लगा देते हैं, 10 की पावर 10 के अराउंड ले लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करके अराउंड 10 रेज़ टू द पावर 10 आ जाएगा। मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है ना? 10 की पावर 10 की बजाय भी 10 की पावर 11 ले लो, चलो अराउंड इतना आ जाएगा, तो 10 की पावर 11 साल में। और ये कितना है भाई? 10 की पावर 23, मैं 6.02 भी छोड़ देता हूं, तो इनटू 10 की पावर 23, तो कितना आ गया? 10 की पावर 12 साल लगेंगे मुझे। तो समझ सकते हो कितना हो गया? 10 की पावर 5 इज 1 लाख साल, 1 लाख साल से भी ज्यादा। 10 की पावर 5 फिर 2 गुना 1 लाख, तो मतलब डबल जाता जा रहा है। 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, तो ऐसे कितना? 10 की पावर 12 साल लगेंगे मुझे इतने रुपए खर्चने में, लगभग। समझ रहे हो कि अगर मेरे पास इतना रुपया आ जाए तो, और जब ये तो तब लगेंगे जब मैं हर सेकंड 1 लाख रुपया खर्च रहा हूं, तो ये कितना बड़ा नंबर है आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने बता दी और यही फॉर्मूले हैं। तो मैंने आज जो आपको बताया वो मैंने कंक्लूड भी कर दिया था, बट फिर से एक बार कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो कंक्लूड कर देता हूं भाई, वैसे तो हो गया अपना आज का काम। तो क्या कंक्लूजन, क्या बताया आज आप लोगों को? कंक्लूजन में मोलर मास बताया, मोलर मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास की टाइप्स, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास ऑफ मोलिक्यूल, और इक्विवेलेंट मास बताया। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या बताया? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय द वैलेंसी, या फिर मोलिकुलर मास बाय द एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है, ये हमने बताया। फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स का ही डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं, गिवन मास बाय द मोलिकुलर या मोलर मास। अब मोल्स के 3 नाम आ सकते हैं, ये ग्राम एटम्स अगर एटॉमिक मास लिया जाए तो, ग्राम मोलिक्यूल्स अगर मोलिकुलर मास लिया जाए तो, और ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर इक्विवेलेंट वेट लिया जाए तो। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा कि 1 मोल हमेशा 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब के बराबर है। 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, मोलिकुलर मास या फिर और एटॉमिक मास के बराबर लिखना है। और 1 मोल ही किसके बराबर लिखना है? मैं 1 मोल इज इक्वल टू किसके? 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो अब साफ बात है, अगर मुझे मोल मिल जाए तो मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं। बस यही मैंने आज आपको बताया है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया था इक्विवेलेंट वेट का, एक क्वेश्चन और छोड़ देते हैं। कैलकुलेट
कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules and atoms in 0.4 ग्राम ऑफ H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड में ये भी निकाल के दिखाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मुझे भी पता हो जाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों को अब हम लोग यूज करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। तो बस बहुत फोकस होके पढ़ना, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड भी लगे, बट मैं ऐसे विजुअलाइज कर दूंगा आप लोगों को कि वो आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।